जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको मेरा डॉक्टर कैमरा ठीक से नज़र आ रहा है या मैं इसको जी चेंज करूँ? ऐसे कर जी लेता हूँ। डॉक्टर साहब आप लाइव हैं। मैं 1 सेकंड पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूँ वेयर विल जी, स्टार्ट द जी। सेशन फॉर्मली। यस, योर कैमरा इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम जो देखने वालों को, दोस्तों को और जो लोग इस वक़्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, कि आप लोग कुछ मिनट से वेट कर रहे हैं इस सेशन के लिए। तो जैसा कि आपने अभी नोट किया, डॉक्टर साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं ऑनलाइन। और इससे पहले कि हम डॉक्टर एहसान साहब को इस सेशन के लिए इनवाइट करें, मैं थोड़ा-सा इस सेशन के बारे में बताता चलूँ। हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर भी और दीगर फोरम्स पे भी कि हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स के हवाले से और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के हवाले से भी कोई सेशन करना चाहिए। तो इसी हवाले से आज हमने ये सेशन रखा है और इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम है वकार कुरैशी और मैं ये सेशन आज स्कॉलरशिप नेटवर्क के बिहाफ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। ऑल्दो कि मैं ख़ुद भी इस सेशन में गेस्ट रह चुका हूँ पहले, लेकिन आज जो है मैं एज़ अ होस्ट इस सेशन में आप लोग के साथ हूँ। और मेरे साथ आज मौजूद हैं न्यूज़ीलैंड से डॉक्टर एहसान उल्लाह, जो कि आज बात करेंगे changing landscape of opportunities for medical and allied health professionals in New Zealand। इसका क्या मतलब है बेसिकली जॉब्स और सेटलमेंट के हवाले से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं न्यूजीलैंड में हेल्थ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से बैठकर, वो आज डॉक्टर साहब से हम डिस्कस करेंगे। आप लोग के सवालात जो है वो लेंगे और जो भी चीज़ें आप लोग पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह हम उसको कवर करने की सेशन में भरपूर कोशिश करेंगे। तो मुख्तसर सा एक तारुफ़ डॉक्टर साहब का मैं कराता चलूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि डॉक्टर साहब जो है वो कितने रेलेवेंट पर्सनैलिटी हैं इस सेशन के लिए। तो डॉक्टर एहसानुल्लाह is a surgical pathologist, scientist, researcher, healthcare leader, and a medical educationist with an impressive background. He hails from a humble rural farming background and is currently leading New Zealand's largest histopathology, cytopathology, molecular pathology, and electron microscopy departments. He's also the leader of New Zealand's national Perinatal Pathology Services, National Liver and Renal Transplant Pathology, and other regional and national services in diagnostic histopathology. Ehsan manages a highly skilled workforce of over 200 specialist doctors, pathologists, medical laboratory scientists, technical specialists, and technicians. Ehsan's academic achievements are equally impressive. He received a gold medal for securing the first position in the SCC Board of Inter and Secondary Education Bhalpur in 2001. He was also the best graduate with 14 gold and silver medals from Qadi Azam Medical College, Bahawalpur in 2008. Ehsan is an alumni of the 61st Nobel laureate meeting in Lindau, Germany, and received an Emerging Scientist Award from the International Cancer Society for his MPhil work on lung cancer in 2012. He was also awarded AUT Doctoral Scholarship and HEC scholarships for his PhD in 2014, which he completed in 2022 on the subject of advancing medical diagnostics with automation and artificial intelligence. Ehsan is passionate about future healthcare and how disruptive technologies are reshaping diagnostic pathology and laboratory medicine. He continues to collaborate with academics and industry experts to apply innovative technology to improve the delivery of care, particularly through the use of AI in pathology and laboratory medicine. He is also open to mentoring and supervising masters and PhD projects on healthcare, AI, and data sciences. तो ये डॉक्टर साहब का एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड है और इंट्रोडक्शन है, ऑल्दो के उनकी अचीवमेंट्स आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं जो है वो शॉर्टली आप लोग के सामने लाइव ले रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर वकार, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है? जी, रोज़ा जी। आपका सहरी हो गई? हाँ जी, सारी बस अभी ख़त्म हुई है। आपने ऐसे ही बस नमाज़ की टाइम दिया है आपने। जी, वेरी सॉरी फॉर दैट, अपॉलजीज़। नहीं सर, कोई ऐसी अ, बात नहीं। हमने इसको थोड़ा-सा इसलिए इस तरह टाइम किया क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग
देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा टाइम होगा सोने से पहले और वो सेशन को बिल्कुल। बर वक्त देख सकेंगे, जो लोग लाइव देखना चाहते थे या सवालात कुछ पूछना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं अच्छी खासी ऑडियंस ऑलरेडी लाइव हुँ, मौजूद हुँ। है, जो कि आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, विदाउट एनी ड्यू, सॉरी अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो किसी मेडिकल नहीं सर, टर्म में, दैट तो वाज़ अ माउथफुल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो मैं सुन के खुद भी एक दफ़ा इंटरनलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि दैट्स टू मच ऑफ एन इंट्रोडक्शन, बट एनीवेज़ थैंक यू वेरी मच। इट वाज़ रियली प्लीजिंग टू लिसन टू ऑल ऑफ दैट। जी, बहुत शुक्रिया। और देखिए, आप कमेंट्स भी काफ़ी सारे आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, हुँ, तो हुँ। दैट्स वेरी एक्साइटिंग। तो डॉक्टर साहब, विदाउट एनी डिले, हमारे साथ अभी आज ये सेशन तकरीबन आप समझ लें कि 4 या 5 प्लेटफ़ॉर्म से बैक वक़्त एक वक़्त में जो है ये लाइव है। तो इसके हवाले से जो है वो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर ये सेशन जो है वो आज हमारे साथ लाइव है। इसके हुँ, अलावा हुँ। ये जो सेशन है वो जो इवेंट पेज है इसका, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन न्यूज़ीलैंड, वहाँ भी लाइव है, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लाइव है। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स बाद में अवेलेबल होंगी, जो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएँगे वो इसको बाद में देख सकते हैं, अपने सवालात क्वेश्चंस में पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं या डॉक्टर साहब उसको बाद में भी जवाबात देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अपने सवालात जो है वो रेडी रखें। तो पहले हम डॉक्टर साहब से थोड़ा-सा एक ओवरव्यू लेंगे चीज़ों का, और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो विल ट्राई टू कीप इट टू एन आवर, बट अगर सवालात ज़्यादा हुए तो विल सी हाउ वी कैन फर्दर प्रोग्रेस बियॉन्ड एन आवर। तो विदाउट अ ड्यू, डॉक्टर एहसान साहब, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। बताइए आप ये टॉपिक क्या है, और न्यूजीलैंड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल और अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के हवाले से, और क्या हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार, और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपने पूछा है। तो मैं इसको स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि न्यूज़ीलैंड जो है 5 प्लस मिलियन पॉपुलेशन का कंट्री है, और यहाँ पर जो है वो हेल्थ केयर अभी रिसेंटली, व्हेन आई से रिसेंटली आई मीन जस्ट ओवर अ ईयर अगो, हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड ऑलटुगेदर। इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़ीलैंड का हेल्थ सिस्टम है वो पहले इस तरह से चल रहा था कि स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो हैं वो पूरे मुल्क में 20 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड्स रन कर रहे थे, और उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जनरल प्रैक्टिस को लुक आफ्टर करती थी। दे वर इन हंड्रेड्स। अब जो है इसको सिंप्लीफाई और यूनिफाई करने के लिए, और यही वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड हेल्थ न्यूजीलैंड, और इसको मौरी टीरा मारी में टिफाटू ओरा कहते हैं, उसके एग्जेक्टिव्स के, वी आर ट्राइंग टू simplify and unify the system. They have actually merged all 20 district health boards into one Health New Zealand or Tifatu Ora organization. Once they actually unified the entire specialist services across the country, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि कॉमन प्रॉब्लम जो हैं वो 20 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड्स में लाया कर रहे थे अराउंड शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स। और वो लिमिटेड नहीं है नर्सिंग या डॉक्टर्स के हद तक, बल्कि उसमें फिजियोथेरापिस्ट, उसमें मिडवाइव्स, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसमें कायरोप्रैक्टिक्स, उसमें आपके पोडाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट्स, ओस्टियोपैथ्स, पैरामेडिकल्स, और ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग तक के डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो शॉर्टेज है। तो ये पर्सपेक्टिव जो है वो न्यूज़ीलैंड में रिसेंटली इस लेवल पे हाईलाइट हुआ है नेशनल लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से हेल्थ न्यूज़ीलैंड एज अ सिंगल एंटिटी इन्होंने बड़े इफ़ेक्टिव इक़दामात किए हैं पिछले 6 से 12 माह के अंदर, जिसके नतीजे में ये हुआ है कि जो प्रोफेशंस हैं रेगुलेटेड अंडर द हेल्थ प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंस एश्योरेंस एक्ट 2003, ये 16 प्रोफेशंस हैं, और उसकी जो है वो डिटेल मैंने आपसे कल शेयर की थी।
ये अगर कोई जानना चाहता है तो न्यूज़ीलैंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये 16 प्रोफेशंस कौन से हैं। इनमें से कुछ के नाम अभी मैंने लिए हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फिजियोथेरापिस्ट्स हैं, उसके अलावा साइकोथेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एग्जैक्टली यही पेज। तो यहाँ पर ये 16 जो है ना रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो इन प्रोफेशंस को रेगुलेट करती हैं। तो इनके साथ जो है वो हेल्थ न्यूज़ीलैंड जो कि सिंगल एम्प्लॉयर है अब नेशनल लेवल के ऊपर, वो मिल के काम कर रहा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना वो न्यूज़ीलैंड की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा हुई है, और इसके नतीजे में ये हुआ है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो मेडिकल काउंसिल है न्यूज़ीलैंड की, जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करती है, और वो भी जो है अब ऐसे मैकेनिज़्म ला रही है जिससे ओवरसीज़ डॉक्टर्स को न्यूज़ीलैंड के अंदर लाना और सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर इम्प्रूव हो गया हुआ है। जिसकी 2-3 मिसालें हैं। एंड नंबर 1 तो ये कि न्यूज़ीलैंड मेडिकल काउंसिल ने एक अपना लोकल एग्ज़ाम सेटअप किया हुआ था जिसका नाम था एनजेडरेक्स, न्यूज़ीलैंड रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम देने के बाद भी जो है वो ओवरसीज़ डॉक्टर्स बड़ी लंबी जो है वो इंतज़ार करते थे, और उसके बाद जाके उनको बाज़ औक़ात तो जॉब नहीं मिलती थी, या फिर वो चूँकि डॉक्टर्स एट अ टाइम 2-3 मुल्कों के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, यूएस के भी, यूके के भी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के भी। तो उनको अक्सर ये होता था कि जी उनको किसी और कंट्री में जॉब मिल जाती थी इन द मीन टाइम, जबकि वो यहाँ के लिए वेट कर रहे होते थे। क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो न्यूज़ीलैंड में इम्तिहान देने के बाद भी जॉब मिलने के लिए वो 2 से 3 साल था, और इससे आप भी शायद क्योंकि आपके जानने वालों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो अब जी। इन्होंने ये किया है कि एक तो हेल्थ न्यूज़ीलैंड के ने वो एक इंट्रोड्यूस कराया है प्रोग्राम जिसमें जो लोग एनजेड पास कर चुके हैं उनको 2 बैचेज़ में 10 ईच बैच में अ, ब्रिजिंग कोर्स और ऐसे मैकेनिज़्म के ज़रिए सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हुए हैं, जिसमें उनको थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी बाय ऑलरेडी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, और ये चीज़ पहले कभी नहीं हुई थी। पहले एक 90s में थी और वो ख़त्म हो गई थी। अब दोबारा से उसको रीइंट्रोड्यूस कराया गया है। इसके साथ-साथ अभी हाल ही में मार्च के माह में लास्ट मंथ यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आई है मेडिकल काउंसिल की तरफ से कि जो डॉक्टर यूके के एग्ज़ाम प्लैब 1 और प्लैब 2 पास कर चुके हैं, उनको एनजेड एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेबल हैं, और इसका मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेबल हैं? अगर वो रजिस्ट्रेबल हैं विद द मेडिकल काउंसिल, तो दे कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज़ रेज़िडेंट मेडिकल ऑफिसर, एंड जब उनको ऑफर लेटर मिलता है तो दे कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। और जैसे हमने कल बात की थी कि न्यूज़ीलैंड इमिग्रेशन के साथ भी जो है वो हेल्थ न्यूज़ीलैंड ने मिल के काम किया है, एंड दे हैव जनरेटेड a pathway for all health professionals including डॉक्टर्स, नर्सेस और ये जो 16 जिनकी हम बात कर रहे हुए हैं प्रोफेशंस की, इन सब के लिए जो है वो एक पाथवे डेवलप किया है जो कि क्विक एंड ईज़ी है, और उसमें अगर आप रजिस्ट्रेबल हैं, आपके पास जॉब ऑफ़र है, तो इन अ मैटर ऑफ 20 वर्किंग डेज़ और मोर और लेस आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड वाले, और वो है ग्रीन लिस्ट बेसिकली। तो ऐड किया गया है डॉक्टर्स को और इन तमाम प्रोफेशंस को ग्रीन लिस्ट के अंदर, और ग्रीन लिस्ट प्रोफेशंस ऑब्वियसली इन इस हम जो है वो पूरी कन्वर्सेशन में कोई इमिग्रेशन एडवाइस नहीं दे सकते, बट दिस इज़ अ पाथवे फॉर ऑल दोज़ पीपल, और ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर कि हेल्थ के कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, और क्या टाइम फ्रेम है उन लोगों के लिए जो इस लिस्ट में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है एज़ अ हेल्थ केयर मैनेजर। पहले मैं भी बड़ा वरीड होता था जब भी कभी ओवरसीज़ से मैंने डॉक्टर को या मेडिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट को
या टेक्नीशियन को जॉब देनी है, तो मुझे अंदाज़ा होता था कि यार अब मुझे 4 से 5 माह वेट करना पड़ेगा इस बंदे के लिए। ऑल्दो ऑफ़र कर दिया उनको, दे आर रजिस्ट्रेबल ऑलरेडी, बट स्टिल द वेटिंग टाइम वाज़ टू मच, कि एज़ मैनेजर्स वी वुड नॉट हायर पीपल फ्रॉम ओवरसीज़ unless we can't find someone and we are also ready to wait for 4 to 5 months. अभी रिसेंटली ये एक्सपीरियंस हमारा चेंज हो गया है। एज़ मैनेजर्स नाउ वी आर सीइंग दैट पीपल आर कमिंग ऑन बोर्ड विदिन अ मंथ। अभी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस जो कि लास्ट वीक में ही है, वी ऑफर्ड द पर्सन अ जॉब इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब, द पर्सन हैज़ जॉइन्ड इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। तो ये बड़ी खुशहाली है। तो ये है वो चेंजिंग लैंडस्केप हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड के अंदर, जिसको लेके मैंने इस डिस्कशन का जो टाइटल है वो ऐसा रखा है। आई थिंक दैट गिव्स यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें जो है वो और पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। तो आपने बहुत अच्छी एक बात कही, जो मैं रिमाइंड कराता चलूँ तमाम ऑडियंस को, कि ये सेशन जो है वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग एक्सरसाइज़ है। इस सेशन को आप लोग किसी भी तरीके से कोई भी इमिग्रेशन या लीगल एडवाइस के तौर पे ना ट्रीट करें। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपके पर्सनल मैटर से रिलेटेड है, आप कोई स्पेसिफिक एडवाइस लेना चाहते हैं, यू शुड टॉक टू अ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र और अ लॉयर। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी कि आज इन्होंने टाइम निकाला और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों के सवालात भी लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक ब्रॉड ओवरव्यू जो है वो हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन उसके अंदर 2 बातें इन्होंने बड़ी अहम की। एक तो रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ के हवाले से, जो आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी स्क्रीन पे नीचे आप लोगों को इसका लिंक नज़र आ रहा है और इसको हम जो है वो वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में भी बाद में पेस्ट कर देंगे। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की कौन-कौन से जो प्रोफ़ेशंस हैं वो किस रेगुलेटरी बॉडी के अंडर में आते हैं। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई वो है ग्रीन लिस्ट। तो वो इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड की जो है वो एक ग्रीन लिस्ट है जिसके अंदर सर्टेन प्रोफ़ेशंस जो है वो आते हैं और उस ग्रीन लिस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम पेस्ट कर देंगे बाद में कि वो आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशन उस लिस्ट में आने चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। मैं फर्दर अब इसके अंदर जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। हुँ, तो हुँ। अभी फ इस बिफोर आई टेक एनी क्वेश्चन अ, फ्रॉम एनीबॉडी ऑनलाइन, एक बुनियादी सवाल ये है कि कितना आसान है इस वक़्त अगर कोई ओवरसीज़ है या पाकिस्तान में है, इंडिया में कहीं भी जो यहाँ न्यूज़ीलैंड आना चाहते हैं, तो आपने जो चेंजेज़ बताई हैं, उन चेंजेज़ के बावजूद फिर भी तकरीबन जो है वो क्या एफ़र्ट्स और क्या जो प्रोसेस है, वो इन्वॉल्व होगा और कितना टाइम लग सकता है? ऑल्दो कि हमने अपने टाइटल में लिखा था कि आप विदिन अ मंथ आ सकते हैं, आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली अराउंड द वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले उनको क्या तैयारी करनी पड़ेगी? अगर जैसे कोई है, अभी उसने वो एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं यूके के और दूसरे कंट्रीज़ के, तो वेयर शुड दे स्टार्ट फ्रॉम? तो थोड़ा-सा इसको एक्चुअली ज़रा बताएँ। एग्ज़ैक्टली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल, 1 महीना की जब हमने बात की थी तो वो दैट वाज़ अराउंड द वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। जबकि कुछ होमवर्क होता है जो हर किसी को करना चाहिए। अगर कोई इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली दे दे नीड टू प्लान थिंग्स अहेड, एंड आई थिंक द बेसिक थिंग इज़ टू लुक एट योर ओन सीवी। उसमें आप देखें आपके पास प्राइमरी हेल्थ केयर क्वालिफ़िकेशन क्या है और वो आपने कहाँ से अटेन की है, इज़ दैट वेरिफाइड, और उसमें आपने क्या सिलेबस कवर किया है, आपने वो कब पास की थी, और आपके पास उसके सारे टेम्पलेट सॉरी ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। आप 2 आमतौर पे 2 बाज़-औक़ात मेडिकल काउंसिल 3 रेफरीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बाकी तमाम बॉडीज़ आई थिंक 2 रेफरेंसेस रिक्वायर करती हैं। मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो है वो चूँकि मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज़ और मेडिकल काउंसिल के हवाले से है, तो बाकियों का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, बट मोस्टली दे आस्क फॉर 2 रेफरीज़। तो ये रेफरीज़ जो हैं वो आमतौर पे आपके एक्स ट्रेनर्स होते हैं या आपके करंट सुपरवाइज़र्स या करंट जो
एम्प्लॉयर बॉस होते हैं पाकिस्तान में या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में, यूके में, जहाँ भी। तो ये आपको 2 लोगों से बात करनी होगी कि जी हम आपको एज़ अ रेफरी अपॉइंट करेंगे जब रजिस्टरिंग बॉडी के लिए आप कर रहे होंगे ये प्रोसेस। अच्छा, जब ये चीज़ें आपके पास सारी हैं, तो अगला होमवर्क जो आपने करना है वो ये कि आप अपनी रेलेवेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी चेक करें, कौन-सी है। इज़ इट नर्सिंग काउंसिल? इज़ इट मेडिकल काउंसिल? डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन। तो मोस्टली इन तमाम बॉडीज़ ने अपने पास अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया रखा हुआ है। आप खुद से बता सकते हैं अपने आप को कि क्या मैं रजिस्ट्रेबल हूँ या नहीं हूँ। और जनरली अगर आपने रिसेंट 2 डेकेड्स में पाकिस्तान से ये हेल्थ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अटेन की है, तो आप होंगे यकीनन, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, वो ये होते हैं कि जी आपने, ठीक है, आपके पास ये डिग्री है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, आपने इस बेसिक क्वालिफ़िकेशन को कब पास किया और आपने कौन-सा सिलेबस पढ़ा है, और वो सिलेबस की जो कॉपी है यूनिवर्सिटी से आपको आमतौर पे चाहिए होती है। पंजाब की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ लाहौर, जो कि तकरीबन सारे मेडिकल और एलाइड हेल्थ कॉलेजेस के लिए यूनिवर्सिटी है और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनकी तो ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपको यूनिवर्सिटी जाना भी नहीं पड़ेगा। यू कैन जस्ट सिंपली डाउनलोड द सिलेबस फॉर ईच प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एमबीबीएस की बात करें डॉक्टर्स के लिए जो है, तो उनके 4 प्रोफेशनल एग्ज़ाम हैं। उन चारों का जो सिलेबस है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तक वो आपसे पूछेंगे जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ये वो होमवर्क है जो आपको पहले से कर लेना चाहिए। जब आप सेल्फ असेसमेंट भी कर लेते हैं, तो देन यू फॉर्मली अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। उसमें आपके पास वो डिपेंडिंग ऑन के वेयर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे भी तो आप उनको बता सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन अ इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री फॉर 2 इयर्स और मोर, और मेरे जो रेफरीज़ हैं, उनसे आप चेक कर सकते हैं मेरी जनरल जो है वो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी। तो ये जो बॉडीज़ हैं कर लेंगी, इसको एक्सेप्टेबल कर लेंगी। मेडिकल काउंसिल का अपना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, वो आपसे ज़रूर रिक्वायर करते हैं कि या आपने ओईटी पास किया हो या आपने अ, दूसरा एग्ज़ाम अ, आइल्ट्स पास किया हुआ हो। शायद नर्सिंग काउंसिल वाले भी ओईटी को एक्सेप्ट करते हैं। ओईटी को आई थिंक सारे ही एक्सेप्ट करते हैं, बट सारे रिक्वायर नहीं करते। कुछ लोगों का, जिनको मैं जानता हूँ, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आइल्ट्स से ज़्यादा आसान है कि आप ओईटी पास कर लें। लेकिन दूसरी तरफ ओईटी थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ें आपका होमवर्क है। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपको कर लेनी चाहिए इस होमवर्क के दौरान। वन्स यू हैव डन दैट एंड यू हैव attained registration with the relevant regulatory body, then the next step is you should start looking for the jobs. अब जॉब्स के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, kiwi jobs .com, kiwihealthjobs.com। इस पे मोस्ट ऑफ द जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं फ्रॉम टीफा टू ओरा हेल्थ न्यूजीलैंड। और यहाँ पे आप चेक करें आपकी जो रेलेवेंट जॉब्स हैं उसमें आप अप्लाई करें। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो मेक श्योर करना है कि आपने अपने कवर लेटर में और इवन सीवी के अंदर भी आपने ये मेंशन करना है कि यू आर रजिस्टर्ड विद द रेलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन न्यूजीलैंड। तो इससे जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि यू हैव डन योर होमवर्क, नाउ यू आर आल्सो रेडी टू मूव टू न्यूजीलैंड। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होगा आपकी एप्लीकेशन के लिए जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे शॉर्टेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाज़ औक़ात हम जॉब एडवर्टाइज़ करते हैं और हमारे पास कोई एप्लीकेंट नहीं होता। रिसेंटली मैंने 2 जॉब्स क्लोज़ की हैं क्योंकि हमारे पास कोई एप्लीकेंट था ही नहीं, ना ओवरसीज़ से ना विदिन न्यूज़ीलैंड। तो ऐसी सिचुएशन है इस वक़्त।
इतना ड्राई है हमारे लिए हेल्थ केयर जॉब मार्केट एज मैनेजर्स। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये मेंशन करेंगे कि आप रजिस्टर्ड भी हैं, तो देयर इज़ नो वे कि जो हायरिंग मैनेजर है, वो आपकी सीवी को उठा के साइड पे रख देगा कि आप ओवरसीज़ से अप्लाई कर रहे हुए हैं। दे विल बी रेडी टू स्पॉन्सर यू द वीज़ा बिकॉज़ ऑफ ग्रीन लिस्ट। अब हमें ये एश्योरेंस हो गई है एज़ मैनेजर्स के ग्रीन लिस्ट पे ये तमाम प्रोफेशंस हैं एंड इट्स टेकिंग वे क्विकर, तो वी विल एक्चुअली इंटरव्यू यू and will try to get you as soon as possible. And we know that you can come quite quickly. Therefore, we would be very keen to have you on board. तो ये चीज़ है. I think that covers your question. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। मैंने इसमें एक दो चीज़ें पिक की हैं। बिफोर आई मूव टू माय फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम योर रिस्पॉन्स, एक कमेंट आपने जो कहा कि आपने जॉब्स क्लोज की हैं और आपके पास एप्लीकेंट नहीं थे, तो आई थिंक दैट एक्चुअली गोज टू दिस सेशन कि ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो अप्लाई कर सकते हैं उन तक की मालूमात है नहीं, और जो न्यूजीलैंड में मौजूद हैं अवेलेबल नहीं है, या तो वो जॉब्स क्लोज हो रही हैं। तो आई थिंक वी नीड टू कनेक्ट द सोर्स टू द डिमांड, और आई होप कि इस तरह के सेशंस और हम बाद में कर सकेंगे या और प्लेटफॉर्म्स करेंगे तो लोगों को मालूमात मिलेगी और वो रेडी होकर अप्लाई करना शुरू करेंगे। लेकिन जो फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि आपने जो है वो बताया ग्रीन लिस्ट के बारे में, कीवी जॉब्स के बारे में और वो रजिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे फार्मासिस्ट हैं, आई थिंक शायद आपने मुझे मेंशन किया था, कि जो ग्रीन लिस्ट में नहीं हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या आप मशवरा देंगे कि उनका वो क्या प्रोसेस फॉलो करें अगर वो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं तो? जैसे मैंने पहले एक डिस्क्लेमर दिया था सॉफ्ट सा कि हम कोई इमिग्रेशन एडवाइस तो नहीं यहाँ दे रहे और ना दे सकते हैं लीगली। तो ऐसा है कि इन लोगों के लिए वीज़ा ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। उसमें स्किल शॉर्टेज में तो डेफिनेटली फार्मासिस्ट भी हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन देयर पार्टनर, उनके जो है क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एज अ कपल they might be able to apply for skill shortage category residence or work visa। और उसमें भी जो है अगेन वही चीज़ है कि दे हैव टू फॉलो सर्टन बैक होमवर्क, सर्टन स्टेप्स, जैसे कि रजिस्ट्रेशन है विद द रेलेवेंट बॉडी, फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल के साथ। जब ये चीज़ें वो कर लें तो दे वुड अगेन फाइंड अ जॉब। जॉब अगर उनको मिल जाती है, दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ प्लस। ग्रीन लिस्ट में ना होने के बावजूद भी उनको वीज़ा स्पॉन्सरिंग जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन अगर उनको जॉब नहीं मिलती है एंड दे आर स्टिल अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन, तो उसमें उनके पास रेजिडेंस के पाथवे open है, but they have to look for it at the immigration website, or they have to speak with the immigration advisor, जैसे आपने कहा। But there are options available for those people as well। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रीन लिस्ट में नहीं है तो उनके लिए जो है वो डोर क्लोज है। And I think the only profession I could not find on green list was pharmacist। और फार्मासिस्ट में भी जो है वो ऑब्वियसली उसकी कुछ टाइप्स हैं कि आर यू अ रिटेल फार्मासिस्ट, और आर यू एन इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, or are you a hospital pharmacist, or are you an academician in pharmacy। तो उस लिहाज से भी चीज़ें जो है वो डिफरेंट होंगी। आई थिंक एकेडमिक में है तो थिंग्स आर slightly different and probably better, and then is hospital and industrial pharmacist are also quite okay। रिटेल फार्मासिस्ट की शॉर्टेज ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है, तो यू माइट नॉट बी एबल टू गेट अ जॉब ऑफर, बिकॉज़ रिटेल फार्मासिस्ट आपको न्यूज़ीलैंड में मिल जाते हैं, या वो लोग जो न्यूज़ीलैंड में बैठे हुए हैं एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन, एंड एट अ पॉइंट दे गेट दैट रजिस्ट्रेशन एंड दे कैन गो इनटू द जॉब। तो ये है थोड़ा-सा, आई थिंक इस पे एक अलहदा सेशन होना चाहिए। जी। और आई थिंक इट्स प्रोबब्ली, अगर आप हेल्थ सेक्टर में आएँगे तो प्रोबब्ली हर प्रोफ़ेशन के ऊपर आपको एक अलहदा से सेशन करना पड़ेगा टू गो डीपर इंटू ईच प्रोफ़ेशन।
नहीं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हो सकता है कि कोई पूरी की पूरी सीरीज़ ही रख लें और हम इसको बारी-बारी इन प्रोफ़ेशंस को एक्सप्लोर करें और दूसरे गेस्ट जो रेलेवेंट हैं हर प्रोफ़ेशन से, उनको भी हम उसमें एज़ अ पैनल ले सकते हैं, तो दैट वुड बी क्वाइट एन अपॉर्च्युनिटी। तो इसको हम ज़रूर अगर लोग चाहेंगे तो ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। जैसा आपने देखा होगा मैंने कुछ सवालात जो है वो ऑलरेडी पोस्ट किए थे जो फार्मासिस्ट से के हवाले से थे, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। तो एक सवाल और जो है वो अभी पूछा है, ये हम सवालात लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि आई थिंक आपने जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर एकेडमिक फार्मासिस्ट? एज काशिफ जमाल लिमिट साहब। ये डिपेंड करता है कि वो जो है वो किस लेवल पे हैं। आई थिंक फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस एज लिमिट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई थिंक 55 इज, एंड दैट्स नॉट ओनली फॉर एकेडमिक फार्मासिस्ट, दैट्स प्रोबब्ली अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप ग्रीन लिस्ट प्रोफेशंस में हैं या आप डायरेक्ट रेजिडेंस के किसी भी पाथवे पे आप हैं, तो आई गेस ओवर 55 विल हैव सर्टेन इश्यूज। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जो है वो वीज़ा या रेजिडेंस वीज़ा नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें आपको अल्टरनेटिव्स जो है वो ऑफ़र किए जाएँगे। लास्ट ईयर हमारे पास एक कैंडिडेट थे फ्रॉम स्कॉटलैंड, जिनको हमने वीज़ा ऑफ़र किया, स्पॉन्सर किया था, तो उनकी एज 57 थी। तो he could not actually get into direct residence. He had to go through an employer accredited visa first. Once he comes on board and he either spends 2 years on the same job, then he would go to a residence pathway. Alternatively, he can apply for residence after he comes on board, and he can. बट वो और उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि आपको वीज़ा सॉरी एज वेवर भी मिल जाती है इन सर्टेन सिचुएशंस, बट दीज़ आर एक्चुअली क्वाइट इन डेप्थ एनालिसिस रिक्वायरिंग मैटर्स, जो कि शायद हमारी जो uh, इस डिस्कशन के स्कोप से बाहर निकल जाएंगी बात। लेकिन आई थिंक आई हैव गिवन सम ओवरव्यू टू काशिफ जमाल साहब, एंड थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। जी, तो मज़ीद हम क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। अ, और मिसाल के तौर पे अभी एक क्वेश्चन एक और पूछा है काशिफ साहब ने, इसको भी कवर कर लेते हैं। कैन एनीवन गिव एग्ज़ाम फॉर NZD-TREX आफ्टर MBBS? Yes, the answer is yes. NZREX exam is open to anyone who has done MBBS from a college which is recognized universally. एक obviously इसका भी एक है, जिस तरह से इंजीनियरिंग के लिए वाशिंगटन अकॉर्ड है, लेकिन वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत तो अगर आपने इंजीनियरिंग पास की हुई है और आप रजिस्टर्ड हैं किसी भी काउंसिल के साथ अपने होम कंट्री में, यू डोंट हैव टू हैव एनी एग्जाम्स। लेकिन मेडिकल काउंसिल का ये है कि अगर आपका जो है वो यूनिवर्सली एमबीबीएस एक्सेप्टेड है यूके यूएस में और हर जगह पे, तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंड एग्ज़ाम इज़ एनजेड फॉर न्यूजीलैंड, जो कि अभी कंटिन्यूड है, साल में 3 से 4 दफ़ा अभी भी हो रहा है। और हर एग्ज़ाम में वो अगर वो 2 सेशंस में लेंगे तो 60, अगर एक सेशन होगा एक दिन में तो 30 लोग जो है वो उसमें अपीयर हो सकते हैं एट अ मैक्स, और 32 इसमें जो है वो अभी जो मैंने बात एक की थी बड़ी इम्पोर्टेंट, जो कि एक आइस ब्रेकर है न्यूजीलैंड हेल्थ केयर सेक्टर में, कि मार्च में जो है उन्होंने एनसेड्रेक्स एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए ख़त्म कर दी है जिन्होंने यूके बेस्ड प्लैब एग्ज़ाम्स पास किए होंगे, प्लैब 1 एंड 2। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ दिस एग्ज़ाम। इफ समवन हैज़ पास्ड these 2 steps, they do not necessarily require to pass or sit in NZREX. They are registrable with the Medical Council of New Zealand. So yes, they can, but if they have done PLAB, then they don't have to have NZREX exam at all. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब। तो आई होप कि ये जवाब जो है वो मिल गया होगा काशिफ साहब को और बाकी लोग और जिनका सिमिलर क्वेश्चन होगा। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस तरीके से किन लोगों के लिए जो है वो NZRX की रिक्वायरमेंट जो है वो वेव हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है इंजीनियर सैयद साहब कहते हैं जी, पीपल हु डू नॉट हैव जॉब ऑफर लेटर
how they can apply. Practicing field pharmacy. Who do not have the job offer, how they can apply? Well, I have actually no idea how they can apply. They can apply through, depending on their circumstances again, they might have the available option of, क्योंकि हमने ये question जो है वो हमने address किया है to best of our ability and our scope, के उसमें immigration न्यूजीलैंड की pathways तो available हैं क्योंकि skill shortage में तो ये job है, लेकिन again it's a question for immigration advisor more than uh, a session today. They have to ठीक. find their best visa option available through an immigration advisor. ओके, ठीक हो गया साहब. ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास. आई थिंक आपने कवर कर लिया होगा, बट जस्ट इन केस, मैं पेडिट्रिशियन वांट टू वर्क इन न्यूजीलैंड, काइंडली गाइड मी. हबीब महर. So thank you, Habib Saab. ये बड़ा अच्छा question है, and that actually segues into a point which I wanted to cover today. न्यूजीलैंड मेडिकल काउंसिल ने मार्च में जो है वो एक और अनाउंसमेंट की है कि दे आर वर्किंग ऑन vocational practice assessment pathway for overseas trained specialists. उसमें पीडियाट्रिशियन है, हर तरह का स्पेशलिस्ट इंक्लूडेड है, पैथोलॉजिस्ट हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, किसी भी तरह के सर्जन हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, आप फिजिशियन हैं या किसी भी स्पेशलिस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, whosoever you are as a specialist doctor, तो उनके लिए ये जो वीपीए और वोकेशनल प्रैक्टिस असेसमेंट पाथवे, that is going to open soon for all professions, all specialist areas. अभी भी ओपन कर दिया है उन्होंने certain areas के लिए, certain specialties में जहाँ पे ज़्यादा shortage है, and the rest of the areas are going to be open very soon. तो इसमें ये है कि अगर आपने पाकिस्तान से एफसीपीएस किया हुआ है, जो कि पीडियाट्रिक्स की जो है वो स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन है, तो you should start working on your verification through एपिक पोर्टल. एपिक पोर्टल का मैं बताता चलूँ कि ये यूएस बेस्ड एक वेरिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल की प्राइमरी क्वालिफिकेशन जो कि एमबीबीएस होती है और स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि एफसीपीएस है या और मुल्कों में उसके और नाम है, ये वेरीफाई करती है फ्रॉम द सोर्स ऑफ और सोर्स या डिग्री प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद जिस भी मेडिकल काउंसिल में ओवरसीज में आप अप्लाई कर रहे हैं उनको वेरीफाइड कॉपी प्रोवाइड कर देती है. तो एक तो ये काम आप करें और दूसरा ये है कि अपना सेल्फ असेसमेंट करें ऑन मेडिकल काउंसिल वेबसाइट. आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते चले जाएं, उसकी बेसिस पे एक वो सेल्फ असेसमेंट के आउटकम आपको मिल जाएगा कि वेदर यू आर स्ट्रेट अवे रजिस्ट्रेबल विद द मेडिकल काउंसिल और यू कैन गो फॉर द वीपीए और द वोकेशनल प्रैक्टिस असेसमेंट. इसमें अगर तो उन्होंने काम किया हुआ है, अभी मार साहब ने यूके में 2 साल 3 साल या इससे ज़ायद, या आयरलैंड में, या फिर उन्होंने किसी और जगह पे ऑस्ट्रेलिया में काम किया हुआ है या पैसिफिक आइलैंड्स में काम किया हुआ है, तो ये उससे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. और अगेन ये ग्रीन लिस्ट पे अवेलेबल है, वीज़ा मिलना इसमें बहुत आसान है. रजिस्ट्रेशन आपको पाथवे खुद एक्सप्लोर करना है सेल्फ असेसमेंट करके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें, आप वो पूरी करते हैं, देन यू अगेन अप्लाई फॉर द जॉब. अगेन वही सारा जो आपको मैंने एक अप्रोच बताई थी कि आपने रजिस्टर होना है, उसके बाद आपने जॉब ऑफर तलाश करनी है, एंड देन यू अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन. तो ये है, उन पे अप्लाई होता है सारा कुछ, बट डिपेंडिंग ऑन के वेयर दे हैव एक्सपीरियंस, उससे जो है वो मेडिकल काउंसिल की रजिस्टरिंग जो है वो आसान या मुश्किल हो सकती है. दे हैव टू एक्सप्लोर इट, बट यस. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. अगला क्वेश्चन है हमारे पास. सदाकत रसूल साहब कहते हैं जी, ओरल एंड मैक्सी, सॉरी डॉक्टर साहब, ये वर्ड में प्रोनाउंस शायद नहीं कर पाऊंगा जी सही. जी, सर्जरी रूट. मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. जी जी.
तो ऐसा इसके है बारे कि में इसकी आफ्टर हाँ, बीडीएस फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा है कि जी बीडीएस के बाद आप को डेंटल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो है वो डेंटल काउंसिल सेपरेट है फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक ही इदारा है, यहाँ पे दो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो डेंटल काउंसिल जो है वो एनजेडएक्स एग्ज़ाम नहीं एक्सेप्ट करती, बल्कि उनका अपना एक एग्ज़ाम है, और उसके बाद अगर आपने पाकिस्तान से बीडीएस किया है so you will have to sit in that exam first. You'll have to pass that exam, and then you will be recognized as a general duty dentist here in New Zealand. और उसके बाद अगर आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की ट्रेनिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि इट इज़ वेरी competitive. The dentists who have done their BDS from New Zealand, they also have to wait for years before they can be accepted into oral and maxillofacial surgery training program, and that training program takes 5 years after that. वो तो खैर किसी भी ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो आपको 5 साल या उससे ज़्यादा ही लगेंगे, लेकिन ये डेंटल डेंटल की जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज़ वन, बट द अदर्स एज वेल, दे ऑल आर वेरी हाईली competitive in New Zealand. यहाँ तक कि कुछ लोग ये करते हैं कि दे एक्चुअली बीडीएस के बाद एमबीबीएस भी करते हैं न्यूजीलैंड से, और फिर जाके उनको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जो है वो ट्रेनिंग मिल जाती है। और कुछ लोग मास्टर्स करते हैं, और फिर उनको बेसिकली दे जस्ट इम्प्रूव देयर सीवी टू बी एबल टू go on top of the list of people who are all applying for that training. तो ये highly competitive है. I would say if you are BDS from Pakistan, you should know that you will be going through exam and only accepted as general dentist first, and then you make your way for training like any other people who are in dentistry and going through the training pathway. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगला सवाल है, हमारे साथ ऑनलाइन है मौजूद हिरा जाहिद, और वो पूछ रही हैं बेसिकली कि शी हैज़ अ किड ऑफ 3, आई थिंक दैट्स हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एमबीबीएस एंड एमफिल जो है उन्होंने किया हुआ है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इन फिजियोलॉजी इन न्यूजीलैंड? तो फिजियोलॉजी जो है दैट इज एक्चुअली let me look at that प्रोफेशंस लिस्ट जो मैंने आपसे शेयर की थी। As such, physiology is not one of the professions regulated under the Health Professionals Competence Assurance Act. इसकी अपनी कोई बॉडी नहीं है। इसलिए जो है और फिजियोलॉजी पाकिस्तान में एज अ बेसिक मेडिकल साइंस कंसिडर होती है। Generally, people who have done MPhil in physiology, they are basically they have done a research during their MPhil, and they generally teach in medical colleges. तो इसके लिए बेस्ट सिनेरियो जो मैं सोच सकता हूँ वो पीएचडी है। they can come over to do a PhD in physiology, in human physiology, or any other branch of human physiology like cardiac physiology or sleep physiology. ये options हैं उनके लिए। और if they have done good research, they have got good publications, they might be able to score a scholarship as well for their PhD. So this is what I can suggest. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई थिंक वो पीएचडी के हवाले से जो है वो आपने अच्छा एक बात कही है, और काफ़ी सारे मुझे इस हवाले से क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। कल भी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, हमारी एक फेसबुक ग्रुप की मेंबर हैं, और उन्होंने सवाल पूछा था। वो भी फार्मासिस्ट हैं, लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रही थी। तो वो यही सवाल कर रही थी कि मैं कैसे जो है वो पीएचडी में एडमिशन लूँ। शी इज़ बीन ट्राइंग, और लेकिन उनको सुपरवाइज़र जो है उस एरिया में इतनी आराम से नहीं मिल रहे थे। तो अगर हम ये फिजियोलॉजिस्ट हों, फार्मासिस्ट हों, या जो भी ये दूसरे हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, और वो पीएचडी पे आना चाहते हैं, तो मतलब एडमिशन सुपरवाइजर्स ये कितना आसान है, मुश्किल है, और इन्हें क्या करना चाहिए? कोई टिप दें आप इन्हें। डॉक्टर साहब, ये अगर मैं टिप लोगों से शेयर करूंगा तो उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए होगी, क्योंकि इस फील्ड में आप मेरे से काफ़ी बड़े गुरु हैं।
ये टिप्स आप शायद दें तो मेरा ख्याल है वो भी यूज़फुल होंगी इस पूरी ऑडियंस के लिए। पीएचडी के लिए सुपरवाइज़र ढूँढना वाक़ई एक काम है, एंड इट्स अ स्किल इन इटसेल्फ। आपको अपनी सीवी, अपनी रीसेंट रिसर्च आर्टिकल जो आपने पब्लिश किए हैं, अपनी पब्लिकेशंस, और अपना जो पूरा अम, क्या कहना चाहिए, अपना जो रिसर्च एथोस हैं, वो ऐसे पेंट करनी होती हैं थ्रू योर सीवी एंड कवर लेटर कि जो आपका सुपरवाइज़र है, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, वो जब पढ़े तो उसको लगे कि हाँ, यही बंदा है इस पूरी दुनिया में जो मुझे चाहिए है। ठीक है? तो you have to discount on other skills और other works that you have done in past, उनको आप बेशक अपनी सीवी से निकाल दें। सिर्फ़ वही फ़ोकस करें, जिस चीज़ का प्रोजेक्ट आपको जो है करना चाह रहे हैं। न्यूज़ीलैंड में बहुत सारी फंडेड रिसर्च होती है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रायल होते हैं जिसका न्यूज़ीलैंड पार्ट होता है, और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी अपने जिसमें फंडिंग अवेलेबल होती है, वो बड़े हाइली कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। उनको पब्लिश करती है ओपनली अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें लोग चाहिए हैं। तो उसमें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मौजूद होती है। इफ यू हैव डन रेलेवेंट वर्क, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट अपॉर्च्युनिटी आर मच हायर। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आप भी लोगों को इस बारे में थोड़ी-सी रहनुमाई कर दें, अपने जी, बहुत एक्सपीरियंस के साथ। जी, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं, आपने जो है वो आई थिंक तमाम चीज़ें जो है वो करेक्टली डिफ़ाइन की हैं। उसमें जो चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि जो आप नॉर्मली लोग जो मार खाते हैं, वो खाते हैं कि वो एक जेनेरिक पैटर्न अप्लाई करते हैं तमाम सुपरवाइज़र्स को रीच करने के लिए। तो वो सुपरवाइज़र्स के ऊपर रिसर्च नहीं करते। तो हुँ, उन्हें चाहिए कि वो सुपरवाइज़र्स के ऊपर रिसर्च करें और उनके एरिया और रिसर्च को समझें, उनके इंटरेस्ट को समझें, उनके पास एक्टिव प्रोजेक्ट्स कौन-से हैं, उनको समझें। उसके हिसाब से वो अपनी एप्लीकेशन को, अपने प्रपोज़ल को या अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को या जो ईमेल वो लिख रहे हैं सुपरवाइज़र को, उसके हिसाब से वो उसको मॉडिफ़ाई करें और ताकि उनको आपने जैसे कहा ना कि उनको लगे कि यही बंदा या बंदी है, हुँ, जो मुझे चाहिए उसे लगना चाहिए कि आप उस एरिया में इंटरेस्टेड भी हैं। आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं। You're just not going and looking for a supervisor, you're हुँ, looking for that supervisor. तो ये उसको सुपरवाइजर को फीलिंग आएगी तो तभी वो आपको रिप्लाई करेगा और आपसे बात करना शुरू करेगा और फिर वही बात आगे चल के सुपरविजन का बायस बनेगी। तो हुँ, ये मतलब मेरा इसमें मशवरा है। जो चीज़ जो मेनली रेस की थी कल उन खातून ने वो ये थी कि इसमें ऑप्शंस बहुत कम हैं हेल्थ के हवाले से सुपरविजन के। तो उसमें कंपटीशन बहुत है और वो राब्ता करती हैं और उन्हें वो कहते हैं जी मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो अब इस कंपटीशन में आगे कैसे निकला जाए? आई मीन हाउ डू यू गेट अहेड ऑफ दिस गेम? अगर न्यूज़ीलैंड में और क्या कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हेल्थ में पीएचडी जो है वो ऑफ़र कर रही हैं? और आप इस हवाले से कुछ बताएँ ज़रा ये कोई अगर इनसाइट है तो? ज़रूर। मैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो हेल्थ केयर रेलेवेंट डिसिप्लिन्स के अंदर पीएचडी कर रहे हैं और कर चुके भी हैं रिसेंटली। ओटागो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकलैंड और एयूटी यूनिवर्सिटी, ये 3 जो हैं इनके पास काफ़ी काम है। उसके अलावा मैसी यूनिवर्सिटी भी करा रही है हेल्थ डिसिप्लिन्स में। और हमारे पाकिस्तान से आए हुए जो हेल्थ केयर के पीएचडीज़ हैं, वो बड़ा शाइन करते हैं आमतौर पे। आमतौर पे वो न्यूज़ का हिस्सा होते हैं एंड दे हैव डन सम इनोवेटिव रिसर्च वर्क। वेरी रिसेंटली डॉक्टर रेहान का नाम काफ़ी जगहों पर जो है वो आ रहा है, जिन्होंने कोई बेसिकली गट हेल्थ से रिलेटेड इनोवेशन की है। उसके जी, मैस अलावा मैं, यूनिवर्सिटी वाले जो हैं। हाँ जी, मेसी वाले। जी, जी, जी। डॉक्टर असरार जो हैं वो ओटागो में हैं, उन्होंने कुबोन ग्राफ्टिंग के हवाले से रिसर्च की है, जो कि नाउ ही इज़ एक्चुअली टेकिंग दैट एज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट और उसको वो लॉन्च करना चाह रहे हैं एज़ कमर्शियल प्रोडक्ट। तो इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो हमारा नाम तो बड़ा अच्छा है। हमारे मुल्क से आने वाले स्कॉलर्स का जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, दे आर रिस्पेक्टेड कि जी उन्होंने अच्छा काम किया होता है एंड दे हैव गुड पोटेंशियल। तो ये एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो ये नहीं करेंगे कि सुपरवाइज़र पे रिसर्च करें, सुपरवाइज़र के इंटरेस्ट को समझें
और उनके एक्टिव प्रोजेक्ट्स और पर्टिकुलरली जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो काम करें। उसके अलावा एक चीज़ मैं हेल्थ के हवाले से बताना चाहूँगा लोगों को कि वो ये भी पढ़ें कि न्यूज़ीलैंड के अंदर फंडिंग आम तौर पे बहुत अ, अम, जनरस जिसे करना चाहिए, बड़ी जेनरस फंडिंग मिलती है उन प्रोजेक्ट्स को जो हेल्थ इक्विटी के ऊपर काम करते हैं। हेल्थ इक्विटी क्या है कि माओरीज और पैसिफिक का पीपल जो हैं उनके हेल्थ आउटकम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन और नॉन माओरी पॉपुलेशंस। तो जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हेल्थ इक्विटी को एड्रेस करने के लिए, यानी कि माओरी और पैसिफिका लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फोकस होते हैं, या उनमें कोई ऐसा एस्पेक्ट होता है जो इक्विटी को किसी तरह से एड्रेस कर रहे होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स आमतौर पे ज़्यादा इजीली जो है वो फंडेड होते हैं। तो हेल्थ केयर के प्रोफेशंस में जितने भी स्कॉलर्स हैं जो पीएचडी के लिए देख रहे हैं, वो इक्विटी को ज़रूर पढ़ें कि व्हाट इज़ इक्विटी एंड हाउ इट इज़ रेलेवेंट फॉर न्यूज़ीलैंड। यहाँ पे माओरी और पैसिफिका लोगों के क्या चैलेंजेस हैं, और अगर वो उस चीज़ को भी अपनी जो है वो मोटिवेशन लेटर में और अपनी सीवी के अंदर डालेंगे कि जी हम इस पे भी जो है वो हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, या हम ऐसा प्रोजेक्ट जो है करना चाहते हैं जो इस चीज़ को एड्रेस करेगा और हम बड़े मोटिवेटेड हैं इसके लिए, तो ये चीज़ भी उनके लिए एक यूज़फुल चीज़ हो सकती है टू अट्रैक्ट देयर सुपरवाइजर्स। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और सवालात बहुत सारे आ गए हैं, तो एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मौजूद हैं इन फोरम्स के ऊपर, जैसे कि स्कॉलरशिप नेटवर्क है या मेरा पेज है, तो अगर आप बाद में अगर आपको सहूलत हो, थोड़ा टाइम हो, तो आप हो सकता है कि इनके ऑनलाइन जवाबात दे सकें। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका जो लिंक्डइन का या आपका प्रेफर्ड प्रोफाइल मैं यहाँ चैट में भी शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अ, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जो जी, जिस ज़रूर तरीके से लोग करिए, आपको बिल्कुल। रीच कर हाँ सकते हैं। जी, कोई मसला तो नहीं है। ये मैं डॉक्टर साहब का लिंक्डइन प्रोफाइल पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन जो सवालात आप लोगों ने पूछे हैं तो इंशाल्लाह हम उसके जवाबात देने की कोशिश ऑफ़लाइन भी करेंगे। लेकिन अभी कुछ सवालात हम ले लेते हैं डॉक्टर साहब, रैपिड फायर, और हुँ, हुँ। जल्दी-जल्दी हम ताकि हम सबको थोड़ा-थोड़ा मौका दें, और फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम बाद में फिर दूसरे सेशन में भी हम कवर कर सकते हैं। तो एक अभी क्वेश्चन मैं देख रहा था, हमारे पास आया था किसी यूज़र की तरफ से, और वो था रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सॉरी, इसमें क्वेश्चन इतने सारे आ गए हैं कि मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ कि वो एक पर्टिकुलर सवाल था। जी, ये सवाल जो है मैं एड्रेस करना चाह रहा था कि थैंक्स डॉक्टर एहसान, एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग द बॉटलनेक इज़ द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबिलिटी। डू यू थिंक हेल्थ न्यूज़ीलैंड इंक्रीज नंबर ऑफ जॉब्स फॉर द फर्स्ट ईयर हाउस ऑफिसर्स? ये क्वेश्चन जो है वो एनजेड और उस से रिलेटेड है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्स्ट ईयर हाउस ऑफिसर्स। व्हाट दे हैव डन is that they have stopped treating overseas trained doctors as they used to treat in past, और उसमें जो है वो बड़ा सारा क्रेडिट जाता है नेशनल पार्टी के हेल्थ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर शेन रेती को, जो फंगराई से हैं, खुद जनरल प्रैक्टिशनर हैं और माओरी हैं, और वो हेल्थ सिस्टम के चैलेंजेस को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ही हैज़ बीन अ हार्कनेस फेलो from New Zealand to Harvard University, and he's done work in artificial intelligence and use of that in healthcare. तो जब से उन्होंने जो है वो सिस्टम को काफ़ी शेक किया है, तो हेल्थ न्यूज़ीलैंड की जो स्ट्रैटेजी थी टुवर्ड फॉरेन ट्रेन्ड डॉक्टर्स वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने मेडिकल काउंसिल को भी इन्फ्लुएंस किया है। तो जॉब्स का नंबर नहीं चेंज हुआ, लेकिन अब ये ज़रूर हो गया है कि अगर आप एनजेड वाले हैं या आप यूके और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो जो पहले ज़्यादा आपके अंदर डिफरेंशिएशन की जाती थी, या वो अब उतना ज़्यादा गैप नहीं रहा। आपको भी जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं मच ईज़ियर देन इन पास्ट।
बहुत शुक्रिया साहब। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई थिंक डेवलप हो रही हैं, मेरे ख्याल में आप उस पे बात नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सेक्टर से नहीं हूँ, तो शायद मुझे थोड़ी-सी लिबर्टी हाँ है। जी, मैं अभी भी इस जवाब देते हुए भी कुछ चीज़ों पे रुक गया हूँ कि आई शुड हाँ, नॉट गो बियॉन्ड माय लिमिट्स बीइंग जी। एम्प्लॉयी ऑफ हेल्थ न्यूज़ीलैंड। जी, जी, जी। तो मैं खाली जो पब्लिक स्पेस में इस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। अभी अगर आप लोग में से कुछ लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी हेल्थ न्यूज़ीलैंड के अंदर जॉब्स हैं। इट्स अबाउट 1500-1600 जॉब्स जो इस वक़्त अंडर रिव्यू हैं, और जो नॉन क्लिनिकल हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कि अभी थोड़ा-सा जो है वो एक शिफ्ट आए फंडिंग का, जो कि क्लिनिकल या हेल्थ, जो प्योरली हेल्थ रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं, अ, उसके अंदर कोई बूस्ट आए एज़ आफ्टर द डस्ट सेटल्स। अभी जो सेटलमेंट हो रही है, ट्रांज़िशन हो रहा है, डिफरेंट डीएचबीज़ मर्ज होके हेल्थ न्यूज़ीलैंड के अंदर जो इंटीग्रेट हो रही हैं, तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो रिस्ट्रक्चर होंगी, जो नहीं रहेंगी, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें उसको देखना चाहिए। ये मेरा एक आउटसाइडर व्यू है डॉक्टर साहब, तो जी, जी, आपको मैं इसको आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ एज़ इनसाइडर। तो जी। जो ऑब्वियसली अगेन जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है हेल्थ न्यूज़ीलैंड और टिफ़ाटोरा की जानिब से, वो ये है कि ये 1600 जॉब जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये बैक ऑफ हाउस टाइप जॉब्स हैं। हुँ, ये या मिडल मैनेजमेंट की जॉब्स हैं। ये ख़त्म करके वो एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रंट ऑफ द हाउस जॉब्स, जिसमें ऑब्वियसली ये ईयर 1 हाउस ऑफ़िसर्स भी हैं, बाकी डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज़ भी हैं और जिन 16 प्रोफ़ेशंस की हमने बात की है, वो सब हैं उसमें। तो इनकी जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन अभी अभी उस पे जो है वो हम अभी पहुँचे नहीं हैं। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जैसा आपने कहा, येस, थिंग्स विल स्टार्ट टू रीशेप। तो बैक ऑफ द हाउस जॉब्स कम हो रही हैं, लेकिन फ्रंट ऑफ द हाउस जॉब ज़्यादा हो जाएँगी। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा अभी। जी। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप आई थिंक आई वुड सजेस्ट एवरीवन के डू देयर ओन रिसर्च एंड कीप रीडिंग द न्यूज़। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोग्रेसिवली अगले कुछ हफ्तों में रहेगी, तो आप लोग जो है वो अप टू डेट रहिएगा। जल्दी-जल्दी में बढ़ते हैं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास 1 आवर, बट अगर आपके पास वक़्त है, क्योंकि यूज़र्स अभी भी काफ़ी एंगेज्ड हैं, हुँ, क्वेश्चंस हुँ। आ रहे हैं, अभी अच्छे खासे लोग ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं, सवालात की हमारे पास काफ़ी लंबी लाइन है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम थोड़ा इस जी, सेशन को जी। एक्सटेंड कर लें, सवालात को कोई कंटिन्यू करें। मसला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये आया है रूपा काशिफ की तरफ से, फॉर अ पर्सन इन MS5 व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर अप्लाइंग? Should he or she apply sooner or later after house job or residency? I would say depending on where the residency is right now. If the residency is in Pakistan, then or even in UK or Australia, wherever they are, or in Middle East, I would suggest कि residency अपनी पूरी करें. They should be fully qualified specialist. उसमें उनके पास एक तो स्पेशलिस्ट पाथवे भी है, जो है उसके बाद जैसे हमने बात की कि वीपीए और वोकेशनल प्रैक्टिस असेसमेंट पाथवे ओपन हो रहा है तकरीबन तमाम स्पेशलिटीज़ के लिए। उसके अलावा उनकी अदरवाइज़ भी जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं यूके में या ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बेहतर होंगी अगर वो अपना मुकम्मल करते हैं ट्रेनिंग। क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं करते, अभी ईयर 5 में हैं, यू कैन नियर अबाउट टू फिनिश देयर ट्रेनिंग, तो फिर वो जनरल पाथवे में आएँगे और हाउस ऑफिसर से स्टार्ट लेंगे। उससे Okay, बेहतर है very कि वो good. स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग पूरी करें। Thank you, डॉक्टर साहब। चलते हैं तेज-तेज, एज़ आई सेड रैपिड फायर। और अब ये क्वेश्चन है एक यूज़र की तरफ से, उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा। सर, मैंने शुरू का सेशन अटेंड नहीं किया। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, आई डिड माय मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिजियो, प्लीज़ गाइड। तो बिल्कुल जी, आप पहली तो बात ये है कि यू आर वन ऑफ द प्रोफेशंस अंडर द एचपीसीए एक्ट, और आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट बोर्ड है न्यूजीलैंड का, उसमें आप अपनी सर्च कर लें, सेल्फ असेसमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर हो जाएं और फिर आप जॉब्स सर्च कर लें। अगर आपको जॉब मिलती है तो देन इट्स वेरी इजी बिकॉज ग्रीन लिस्ट इज ओपन फॉर यू. You can apply for a quick visa and come on board very quickly. So I would say yes, you should look for it. It's a highly in demand profession in New Zealand. थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदस्सिर
Adrish. I have done MBA and working in medical department of government autonomous body for 5 years. My job is endless hospital, labs, and other health care services providers. Is there any opportunity for me in New Zealand? मुझे ये नहीं पता चला कि उनकी बैचलर्स या बेसिक जो है वो ट्रेनिंग किस चीज़ में है। एमबीए तो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। आर दे अ डॉक्टर और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड हैव डन एमबीए आफ्टरवर्ड्स, और दे आर कमिंग फ्रॉम यू नो से एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड। इन एनी केस हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे न्यूजीलैंड में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, खा वो हेल्थ प्रोफेशनल हैं या नहीं हैं। तकरीबन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्विवेलेंट ही होती हैं उन लोगों के लिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन रेगुलेटेड अंडर द हेल्थ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एक्ट। तो ये अप्लाई नहीं होती कन्वर्सेशन जो आज हमने की है इस पे ज़्यादातर। और अगेन जैसे आपने कहा कि 1600 ऐसी जॉब्स हैं जो रीशफ़ल हो रही हैं, बैक एंड जॉब्स, ये बैक एंड जॉब में जाएगा, फ्रंट एंड जॉब में नहीं है। तो आई डोंट सी कि आई हैव गॉट इनफ टू से ऑन दिस। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अ, एक और क्वेश्चन है, ये नेज़ा असलम। सर, आई हैव क्वेश्चन। आई रिसेंटली गॉट GMC registration with license to practice. Please guide how can I be registered with New Zealand Medical Council? I think आपने कवर किया है, लेकिन ये मैंने ब्रीफली। हाँ, बिल्कुल कवर कर दिया हुआ है। तो अगर जीएमसी रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर लिया, दैट मीन उन्होंने प्लैब 1 और 2 पास किया हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने प्लैब 1, 2 पास किया हुआ है, देयर इज़ नो नीड टू सिट इन NZREX एग्ज़ाम। दे शुड अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्रेशन विद द मेडिकल काउंसिल। और रिक्रूटर्स जो हैं ऐसे लोगों को ढूँढ रहे हुए हैं जो रजिस्ट्रेबल हैं एंड दे कैन कम एंड वर्क इन न्यूज़ीलैंड, तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर देम। ओके, थैंक यू सो मच। सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। डज अ FCPS specialist working in Pakistan need to give an exam to register in New Zealand? नहीं, एग्ज़ाम तो नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो उन लोगों के लिए है जो जनरल कैडर में आना चाहते हैं। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू कम एज़ स्पेशलिस्ट इन न्यूज़ीलैंड, तो फिर उसमें एग्ज़ाम नहीं है, उसमें जो है वो दे हैव टू, अब डिपेंड करता है कि एफसीपीएस जो है वो कौन-सी फ़ील्ड में है। जिस फ़ील्ड में है उसका जो रेलेवेंट यहाँ पे स्पेशलिस्ट कॉलेज है, उसके और मेडिकल काउंसिल के साथ उनको जो है वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट करनी होगी, एंड देन दे हैव टू सी के इफ देयर इज़ अ वीपीए पाथवे फॉर देम अवेलेबल। लेकिन एग्ज़ाम एज़ सच जो है वो उसके बाद होता है कि व्हेन दे हैव स्टार्टेड एंड दे आर अंडर सुपरविजन फॉर द फर्स्ट 1 to 1.5 years, uh, then they might or might not require any exam to become a specialist here. For instance, if someone wants to also achieve the fellowship of Royal College of New Zealand as a general practitioner or as a radiologist or as a pathologist, as a physician, तो उसका एग्ज़ाम वो देना चाहें तो वो दे दें, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता। जो जिसको जॉब मिल जाए एफसीपीएस की बेसिस पे, जो कि कुछ लोग ही हैं यहाँ पर, जिन जो सिर्फ़ एफसीपीएस के बाद यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे स्पेशलिस्ट की जॉब मिली है, दे डू नॉट नेसेसरिली रिक्वायर टू डू अनदर फेलोशिप। लेकिन एक ये केस टू केस है। ठीक डॉक्टर साहब, ये आई डोंट नो आप इस क्वेश्चन को समझे हैं नहीं। ये क्वेश्चन, गेट अ जॉब विदाउट रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन until getting registered as a pharmacist from Pakistan. नहीं, मुझे इस पे बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी गट फीलिंग है कि शायद ये आंसर होगा नो। जी, लेकिन आई हैव नो डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस। फार्मेसी के ऊपर एक सेशन, जैसे मैंने पहले कहा है, कि शायद अलग से इन डेप्थ क्वेश्चंस को कवर करने के लिए होना चाहिए। ये उनका फॉलो-अप क्वेश्चन है उनेसा का, कि आई हैव सर्च फॉर ऑफिशियल वेबसाइट्स, स्टिल दे सेज दे आर आफ्टर पासिंग पील एग्जाम यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। हुँ, तो हुँ। इसको थोड़ा-सा क्लैरिफाई अगर कर दें, शायद वेबसाइट अपडेटेड ये नहीं है या हाँ, क्या? ये मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर अनाज़ा असलम आपको अब फिर से चेक करना चाहिए, क्योंकि मार्च में ही जो है ये डिसीज़न आया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी ने लैब 1 और 2 किया हुआ है तो दे डू नॉट रिक्वायर NZREX एग्ज़ाम। तो if you check this again, and not only with the Medical Council of New Zealand, but also with the recruiters who are looking for these jobs,
ऐसे लोगों को जो ढूंढ रहे हैं उनसे भी आप बात करें, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। ठीक है, तो न्यूट्रिशनिस्ट को भी ले लेते हैं ऑनलाइन। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट न्यूट्रिशनिस्ट? डाइटेटिक्स का है यहाँ पे बोर्ड, डाइटिशियंस बोर्ड है न्यूजीलैंड का। दे आर बेसिकली, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो नॉन रेगुलेटेड टर्म है न्यूजीलैंड के हवाले से। होते वो न्यूट्रिशनिस्ट ही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में उनको डाइटिशियंस बोलते हैं। तो यस, दे शुड गो टू एंड चेक एट द डाइटिशियंस बोर्ड न्यूजीलैंड वेबसाइट and do their self assessment and follow the process I've proposed at the beginning of this session. जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आई डोंट नो आप जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं पोस्ट कर देता हूँ। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मूविंग टू न्यूजीलैंड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर अ पेडिट्रिशियन? ये मुश्किल सवाल है। डिपेंड करता है फैमिली मेंबर कितने मूव हो रहे हैं। आजकल तो फ्लाइट्स और ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्लूइड है। हम्म, So I would excuse myself answering जी। this question. मैं जेनरिक इसमें रिस्पॉन्स ये दूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर आप इस पर कमेंट नहीं कर सकते तो एक ब्रीफ कमेंट ये है कि डिपेंड करता है क्या पाथवे वो ले रहे हैं। तो हम्म, पाथवे अगर जो है वो डायरेक्ट जॉब का है और वो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। और अगर वो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, मास्टर्स करने हैं, पीएचडी करने हैं या कुछ और इस तरीके से, तो वो एक डिफरेंट पाथवे है, तो उसमें कॉस्ट कैन वेरी क्वाइट अ लॉट। तो उसमें आप देख लें पाथवे के हिसाब से एक रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कॉस्ट आप रख लें। अगर जॉब के लिए आप आ रहे हैं तो जाहिर है कि उसमें जॉब आपके पास होगी, तो जो आपकी इनिशियल ट्रांजिशन कॉस्ट होगी खाली वही आपको बेयर करनी पड़ेगी। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगी, लेकिन आप एज अ मास्टर पीएचडी स्टूडेंट आ रहे हैं तो जो आपकी फीस है, फिर आपका जो एनुअल एक्सपेंसेस हैं, वो आप ऐड कर लें। यू कैन इजीली वर्क इट आउट कि वो कितना जो है ना वो हम्म। कॉस्ट हो एक सकती एक है। चीज़ मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस फ्रॉम अ जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो गई। अगर आपको जॉब मिल जाती है किसी भी तरह की एज अ रजिस्टर्ड हेल्थ प्रोफेशनल, तो आप अपने हायरिंग मैनेजर से निगोशिएट कर सकते हैं कि दे कैन हेल्प यू विद द ट्रांजिशन कॉस्ट। तो जनरली हम जो है वो लोगों को ओवरसीज से यहाँ मूव करने के लिए उनकी कॉस्ट रीइम्बर्स भी कर देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इन डिमांड यू आर, your hiring manager may be able to actually bear the total cost of transition or a significant chunk of it. चलें जी, डॉक्टर साहब पल्मोनोलॉजिस्ट को भी ले लेते हैं। Same, it would be same as we have discussed about pediatrician. ये कॉस्ट के हवाले से नहीं है, जस्ट इन जनरल, तो उनके लिए भी सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और आर दे इन द लिस्ट, जो ग्रीन लिस्ट आप बता रहे हैं? Pulmonologist, I'll have to recheck, लेकिन अगर वो इमिग्रेशन की ग्रीन लिस्ट पे चेक करें, let me quickly go to it. Might be आप अगला क्वेश्चन ढूंढें, इतने में मैं चेक मैं कर लेता हूँ कि जी, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या नहीं है। डॉक्टर साहब जब तक चेक कर रहे हैं तो मैं तमाम लोगों को रिमाइंड कराता चलूँ कि हम तमाम जो सवालात हैं उनको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सवालात बहुत सारे आ रहे हैं, और ना सिर्फ एक फोरम से आ रहे हैं बल्कि तमाम फोरम से आ रहे हैं। यूट्यूब से भी आ रहे हैं, फेसबुक पेज से भी आ रहे हैं, फेसबुक ग्रुप स्कॉलरशिप नेटवर्क से भी आ रहे हैं। तो कोशिश हम करेंगे उनको जवाब देने की, लेकिन जो जवाब नहीं दे पाएंगे तो आई विल और डॉक्टर एहसान विल ट्राई टू रिप्लाई दोज क्वेश्चंस लेटर ऑफलाइन। हम्म। तो आप जो है वो परेशान नहीं होइएगा, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस। जी डॉक्टर साहब, क्या आपको तो मालूम हुआ? ऐसा है कि वो पल्मोनोलॉजिस्ट की टर्म ना न्यूजीलैंड में यूज़ नहीं होती। यहाँ पे चेस्ट फिजिशियन या फिजिशियन के तौर पे ही उनको कंसिडर किया जाता है, बट दे आर ऑन द लिस्ट। अगेन आई वुड से कि जैसे मेडिकल काउंसिल के ऊपर उनको सबसे पहले अपनी जो है वो करनी चाहिए सेल्फ असेसमेंट। वीपीए पाथवे जब ओपन हो जाता है फॉर ऑल प्रोफेशंस, so then things might be different. At this stage it's not very easy, it's cumbersome. ठीक हो गया। फिजियोथेरापिस्ट हमने डॉक्टर साहब कवर किए थे। हाँ जी, फिजियोथेरापिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हमने कवर स्पोर्ट्स किए हैं। फिजियोथेरापिस्ट, तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग। Same, it's the same. Yeah, that is a specialist form of a physiotherapist. ठीक हो गया। तो इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो एमफिल और एमएस के बाद और इवन बीएस के बाद स्टडी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए हम डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी उसको टू सर्टेन एक्सटेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैंने भी उसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो उसके हवाले से आप लोग जो है वो फर्दर
अपने ऑफलाइन क्वेश्चंस ऐड बाद में कर सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर देम, और यू कैन आस्क दोस क्वेश्चन इन स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप. We dental hygienist. जी, ये डेंटल काउंसिल इनकी रेलेवेंट बॉडी है. They should assess themselves on the Dental Council of New Zealand whether they are eligible for registration, and if they are, then yes, it would apply the same approach as we have discussed. ठीक डॉक्टर साहब, बायोकेमिस्ट्री जो है वो आई थिंक दैट फॉल्स अंडर डिफरेंट कैटेगरी. It's a more likely an academic field जी, than a तो वो health मैं ख्याल में आई profession. थिंक दे आर आस्किंग अबाउट पीएचडी पोटेंशियली टू कम Yes, एज I अ think पीएचडी. they could go for PhD, and I think that would be probably the best option for them. ठीक हो गया. अदरवाइज उनको इंडस्ट्री के अंदर, जैसे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या क्लिनिकल ट्रायल्स और इस टाइप की जो जॉब्स हैं वो मिल सकती हैं. PhD is probably one of them. पीएचडी की स्कॉलरशिप के हवाले से एक सवाल पूछा है अभी है जैदी ने. न्यूजीलैंड में जो कुछ ओटागो है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी में मेडिकल और हेल्थ के अंदर स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं? थैंक यू डॉक्टर बिया. सारी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र करती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो वेरी करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट फंडेड है, कौन सा नहीं है. आपको बहुत सारे सुपरवाइज़र्स जो हैं वो ओके कर सकते हैं टू सुपरवाइज़ यू, बट ऑल ऑफ देम माइट नॉट बी एबल टू गेट यू फंडेड प्रोजेक्ट. तो उसमें आपको अगेन, जैसे डॉक्टर वकार ने मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि यू हैव टू फाइंड सुपरवाइज़र्स, यू हैव टू डू रिसर्च ऑन देम to see what their active projects are, what their funded projects are, and whether you actually align to one of those. तो यूनिवर्सिटी की अगर आप नाम पूछना चाह रहे हैं तो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, ये सभी हैं इसमें. आई थिंक इसमें मैं एक दो नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिए हैं. बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हेल्थ की काफ़ी सारी हेल्थ के अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन हैं, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उनके अंदर भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हों. हैं. बहुत शुक्रिया. एक फॉलोअप क्वेश्चन आया है, आई थिंक आपने उसका आंसर दे दिया है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग इट, ये दोबारा वो बॉटल नेक के हवाले से है. कैंडिडेट्स यूज़र कह रहे हैं या कह रही हैं कि 70 टू 80 कैंडिडेट्स जो है वो वेट कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए. तो थिंग्स आर प्रीटी टाइट हियर. आई थिंक ये एक फ्रस्ट्रेशन रही है जनरली ओवर द ईयर्स हुँ. प्लेसमेंट्स के हवाले से. तो सिचुएशंस कुछ बेहतर हुई हैं, या जैसा भी हमने कवर किया था कि हो सकता है फ्रंट ऑफ द हाउस जॉब्स फर्दर आएँ हुँ. तो उससे कुछ बेहतर हो जाए? हाँ, मेरा ख़्याल है कि इनको कुछ महीने वेट करना चाहिए. दे दे शुड सी द डिफरेंस, और अभी भी डिफरेंस एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि इस साल जो है वो स्ट्रेट अवे 20 प्लस डॉक्टर्स को एक ही पाथवे के अंदर उन्होंने जॉब दी है. और उसके अलावा जिन डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, इन 20 के अलावा भी जो है वो 5 से 6 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको अभी रिसेंटली विद इन लास्ट 2 मंथ्स जॉब मिली है. तो दिस इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सिनेरियो, एंड आई डोंट नो वेदर देयर आर स्टिल 70 to 80 डॉक्टर्स वेटिंग, और दैट नंबर हैज़ रिड्यूस्ड टू 40s to 50s. आई एम नॉट श्योर. आई थिंक आई ऑल्सो एग्री विद यू, क्योंकि काफ़ी हुँ. सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे जानने वाले हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं. तो उनमें अच्छी गुड न्यूज़ आ रही हैं पिछले 6-7-8 महीने से, और हुँ. काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिनकी 4-4 साल से 3-3 साल से जॉब्स नहीं हो रही थी और अचानक से सबकी होना शुरू हो गई हैं. येस. तो यू आर राइट, थिंग्स मे हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट इन लास्ट 6-8 मंथ्स. एंड थिंग्स विल चेंज इन द नेक्स्ट 6 फर्दर, months as well. तो दैट्स वेरी इनकरेजिंग. थैंक यू डॉक्टर साहब. तो क्वेश्चंस आई थिंक रिपीट होना शुरू हो गए हैं बहुत सारे, और फर्दर जो है वो और भी सवालात मेरे ख्याल में हम ऑफलाइन बाद में ले सकते हैं, और लोग जो है वो इस सेशन को बाद में ऑफलाइन वॉच कर सकेंगे. ये वीडियो अवेलेबल आपके पास और तमाम फोरम्स के ऊपर, और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा. हम लोग टाइम टू टाइम उन क्वेश्चंस को और उन कमेंट्स को चेक करते रहेंगे. और डॉक्टर साहब, बिफोर वी क्लोज द सेशन, कोई लास्ट लीविंग रिमार्क्स और कमेंट्स फॉर द ऑडियंस? वो आपको बस सिर्फ इतना सा मैं लोगों को कहूँगा कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैयर को है ज़माने में. तो दुनिया चेंज हो रही है, और चेंज के अलावा कोई भी चीज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं है.
The only constant thing is change. Things are changing for New Zealand healthcare sector as well, और काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो आई गेस कीप इन्फॉर्म्ड, स्टे इन टच, और जो है वो अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, निकल चुकी हैं, कीप एन आई ऑन देम और ट्राई टू ग्रैब देम। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जानने वाले लोगों को, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें इस चेंजिंग सिनेरियो में, इसका फ़ायदा उठा के जो है वो जितने लोगों को हम ऑन बोर्ड कर सकें करें। तो इसीलिए मैंने एग्री भी किया आपसे इस सेशन के लिए। तो बहुत बहुत जस्ट शुक्रिया। हाँ, यही मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ और आगे भी मौजूद रहेंगे, और हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि आपने जैसा बताया कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं और दे रिक्वायर देयर ओन सेशंस। और हमारे पास यहाँ न्यूजीलैंड में और बहुत सारे ऐसे काबिल और एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जिन्हें हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो वी कैन फॉर्म पैनल्स एंड हम इस कन्वर्सेशन को फर्दर एक पूरी हेल्थ स्ट्रीम के ऊपर हम एक रेगुलर सेशन रख सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़ी जो तशनगी रह गई है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर अप कर सकें। तो बाकी है कि आप लोग फॉलो करते रहें स्कॉलरशिप नेटवर्क। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें। वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं, तकरीबन 740,000 यूज़र्स मौजूद हैं, और बहुत जो तमाम पैशनेट लोग हैं। आप अगर अपनी क्वेरी डालते हैं किसी भी कंट्री के हवाले से, ना सिर्फ न्यूजीलैंड, आपको वहाँ पे बड़े ही इन्फॉर्म्ड और बहुत ही ऑथेंटिक रिस्पॉन्सेज और जवाबात मिलेंगे। आप मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं रेगुलरली बना रहा हूँ। मेरा फेसबुक का पेज है, डॉक्टर एहसान की मैंने डिटेल्स शेयर की हैं, उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, और उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं पास्ट में, और अभी रिसेंट उनके क्या एक्टिव जो है वो इंगेजमेंट्स हैं। तो इसके साथ अब हम लोग जो है वो बेसिकली इस सेशन को एंड करने की तरफ जाएंगे, और आई रियली अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस, बट विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम ऑफलाइन। तो आप तमाम लोगों का, जो जो लोग हमारे साथ मौजूद रहे इतनी देर, ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर 20 मिनट्स, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन करके रखा, सवालात पूछे, इस सेशन को सुना, तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके सवालात का बहुत शुक्रिया। और इस सेशन को आप, जो ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी तो आप इसको शेयर कर सकेंगे। तो आप इसका लिंक जो है वो बाद में, या अब कुछ देर के बाद शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगा शेयर करने के लिए। तो विद दैट मैं आप लोगों से और डॉक्टर एहसान के साथ इजाज़त चाहूँगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।